हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट प्लस। तो आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट एग्जाम के लिए, जिसमें जो टॉपिक होगा वो अपना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको अपन लिबनीज फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट कवर कराया जाएगा। बिल्कुल कंसेप्ट आपको पूरा बताया जाएगा, फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंसेप्ट की एप्लीकेशन भी बताई जाएगी। तो कंप्लीट लेक्चर आप ध्यान से देखना, एंड तक देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से ये वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गेट माइनिंग की ऑनलाइन लाइव क्लासेस फॉर गेट 2026 स्टार्ट होने वाला है। माइनिंग एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली फ्रॉम 27 ऑफ मार्च। ओके, तो फर्स्ट बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी, जैसा मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं। जैसे हिंदी में आपको समझाया जाएगा, कंटेंट आपका इंग्लिश में रहेगा और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। तो बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से आप एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करने के लिए आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप मेरिट प्लस की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर। देखो भाई, आज का लेक्चर है क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। कंसेप्ट क्या होता है, कभी भी आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना। कंसेप्ट क्या होता है, कभी भी आपको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाए, dy बाय dx, डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, तो dy बाय dx प्लस, ध्यान से देखना, p है ना, p प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू q। ठीक है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि dy बाई dx के ऊपर पावर भी 1 है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डी स्क्वायर नहीं है, dy बाई dx मतलब dy मतलब फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके ऊपर डिग्री भी क्या है, अगर मैं देखूं तो उसके ऊपर डिग्री भी 1 है, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप की इक्वेशन आपको मिल जाए तो कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में आफ्टर सॉल्विंग, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आफ्टर सॉल्विंग क्या होता है, सॉल्व करने के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, वो किस मिलती है आपको, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। क्या y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में मिलती है? बहुत अच्छी सी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर दो चीज आपको समझनी होगी। ये y क्या है आपका, ये जो y है, ये y क्या है आपका, y तो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसको अपन डिपेंडेंट बोलते हैं, इसको अपन डिपेंडेंट बोलते हैं, है ना। और x आपका इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि y अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है और x अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमेशा जो स्टूडेंट जो गलती करता है वो इसी इक्वेशन को याद रखता है, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। याद भी होना चाहिए, 80% सवाल यहीं से आता है। सवाल थोड़ा गेट कैसे घुमाता है, देखो, अगर यहां ये जो d के साथ में जो y नजर आ रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो p के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो भी आपका y होगा, वो भी आपका y ही होगा, है ना। तो dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q। तो यहां जो आएगा टर्म, वही टर्म यहां आएगा, प्लस, अब देखो यहां पर ये p और q क्या है, अगर इस पूरी इक्वेशन को अपन देखते हैं, अगर ये पूरी इक्वेशन को अपन देखते हैं, तो यहां पर ये जो p और q क्या है, p आपका फंक्शन ऑफ x है, p एंड q ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो, p एंड q are the function of x। p एंड q किसके भैया, p एंड q आपके x के फंक्शन है। अब ऐसे भी याद रखो p एंड q x के फंक्शन है, या फिर ऐसे याद रखो, जो यहां पर नजर आ रहा है, जो dy के नीचे जो x नजर आ रहा है, जो ये x होगा, वही फंक्शन के अपने p भी होगा और उसी फंक्शन का अपना q भी होगा। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। मतलब d के साथ में y आया, अगर d के साथ में y आया तो p के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो टर्म भी y होगा, है ना। और dy बाई dx, अगर डिनोमिनेटर में x आ गया तो p और q किसके फंक्शन हो जाते हैं, p और q भी आपके x के फंक्शन हो जाते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से समझना। अब ये क्यों समझना अपने को, क्योंकि अपन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं यार, अपन कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, या अपन को छोटा मोटा एग्जाम देख रहे हैं, इसलिए अपने को हर एक चीज पता होनी चाहिए, इसलिए इस डीप में पढ़ाया जाता है।
इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा पूरे लेक्चर में। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई एग्जाम्पल के तौर पे। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं और समझाने की कोशिश करता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आ गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आ गया dx बाय dt, है ना, dx बाय dt प्लस, ध्यान देखना, dx बाय dt प्लस ay इज इक्वल dx बाय dt प्लस ay। हाँ ध्यान से, अब क्या हो जाता है, ये गलती हो गई, dx बाय dt प्लस a के साथ में क्या आएगा, जो d के साथ में आया था वही इसके साथ मल्टीप्लाई होता। अब a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, अब a के साथ में अपना x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, dx बाय dt प्लस ax इज इक्वल टू b। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको नजर आती है, अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको नजर आती है तो यहां पर देखो d के साथ x है, dx है, तो a के साथ में मल्टीप्लाई होगा x, और यहां पर जो a और b हो गए, जो यहां पर a और b हैं, जो यहां पर a और b हैं, तो यहां पर क्या लिखोगे, a एंड b आर दी फंक्शन ऑफ t, क्योंकि p एंड q आर दी फंक्शन ऑफ x था, तो इधर a एंड b आर दी फंक्शन ऑफ t होंगे। तो यहां लिख सकते हैं a एंड b आर दी फंक्शन ऑफ t। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, कभी इस फॉर्म में आएगी, कभी इस फॉर्म में इक्वेशंस आएंगी, या फिर आपको कभी ऐसी फॉर्म की इक्वेशन मिलेगी। देखो ध्यान से, मतलब आपको आ गया यार उल्टा हो गया, dy बाई dx से आपको आ गया dx बाई dy प्लस a। अब d के साथ में यहां x है तो a के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, a के साथ में x मल्टीप्लाई होगा, है ना, dx बाई dy प्लस ax इज इक्वल्स टू b। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसी इक्वेशन आ गई, अब a और b आर दी फंक्शन ऑफ, अब यहां पर ध्यान से देखो, अब a और b आर दी फंक्शन ऑफ y, है ना, इस टाइप की इक्वेशन आ गई, तो यहां पर बोल सकते हैं a एंड b आर दी फंक्शन ऑफ y। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाती हैं। तो ये चीज देख ली अपन ने, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, इस फॉर्म में आ गया, रटना नहीं है ना, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q आ गया। अब यहां पर y यहां पर है तो यहां पर y आएगा, एंड p एंड q आर दी फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसा आ गया dx बाई dt प्लस ax इज इक्वल्स टू b, तो भैया यहां x है तो यहां भी x आ गया, और a एंड b आर दी फंक्शन ऑफ t। ऐसा आ गया भैया dx बाई dy प्लस ax इज इक्वल्स टू b, तो यहां पर x यहां पर है तो यहां पर भी x होगा, तो a एंड b आर दी फंक्शन ऑफ y। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यह सिखाया कि किस टाइप की इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में नजर आ जाती है तो किस तरीके से आपको देखना होता है कि हमको क्या अप्लाई करना है, कौन सी चीज क्या होनी चाहिए, वो चीज अपने को समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं dy बाई dx से, स्टार्ट करते हैं dy बाई dx। मान आपके पास में क्वेश्चन आ गया, लेट सपोज dy बाय dx प्लस p के साथ में मल्टीप्लाइड है b, क्योंकि यहां पर y है तो यहां पर भी y आएगा, इज इक्वल्स टू q। और यहां पर क्या बोला अपन, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ, एंड p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। बिल्कुल अच्छे से बात है। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो बहुत शानदार। अब ध्यान देखो, कभी ये वाली इक्वेशन आ जाती तो कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको अपन डाल देते हैं एक अच्छे से डब्बे में, डाल दिया। अब ध्यान देखो, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या होगा आपका, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ढूंढना है। सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e की पावर, है ना, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर इंटीग्रेशन, e टू द पावर, पावर है ना, e के पावर है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p है। ध्यान से देखो, e टू द पावर इंटीग्रेशन p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x है ना, e टू द पावर इंटीग्रेशन p है, एंड p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x है, तो यहां पर भी p के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, dx, क्योंकि p इज अ फंक्शन ऑफ x, तो साथ में dx के साथ ही इंटीग्रेट करेंगे, नॉर्मल सी बात है। ये स्टेप नंबर 1, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना होता है। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद बस स्टेप नंबर 2, 2 ही स्टेप है इस पूरे क्वेश्चन में, और बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये देख रहे हैं ये टॉपिक, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में भर भर के सवाल आते हैं इस टॉपिक से, तो ध्यान से समझ लेना। स्टेप नंबर 2, 2 ही स्टेप है। स्टेप नंबर 2 क्या है,
अब यहां पर जो y था ना डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको यहां लिख दो y, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, मल्टीप्लाई हो गया y के साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा कौन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका q, जो ये इक्वल टू q था ना, ये मल्टीप्लाई होगा। हमें बहुत अच्छे से पता है यार p इज अ फंक्शन ऑफ x, तो dx करा इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी अपना फंक्शन ऑफ x आएगा और q भी हमारा फंक्शन ऑफ x है, बस बात ही खत्म। तो अब क्या करेंगे, ये टोटल जो टर्म होगा, ये टोटल जो टर्म होगा, इस पूरे को आप इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू dx, क्योंकि भैया q भी हमारा फंक्शन ऑफ x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमारा फंक्शन ऑफ x है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन ने कर दिया dx, और अब क्या जाएगा, साथ में आता है प्लस कांस्टेंट, बात खत्म, इजीली सॉल्व हो गया। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। अब स्टेप नंबर 2 में y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आया वो मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले टर्म को इंटीग्रेट कर दो, जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी इसका रिजॉल्व करने के बाद आएगा, ये कंप्लीट जो भी इक्वेशन होगी वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। ये तो हो गया पहला वाला फॉर्मेट, ये हो गया अपना फर्स्ट फॉर्मेट, है ना, फर्स्ट फॉर्मेट इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तीनों देखेंगे अपन, तीनों देखेंगे। सेकंड मैंने ये वाला फॉर्मेट लिया था, अब इस वाले फॉर्मेट में क्या करेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करना। सेकंड वाला फॉर्मेट क्या है आपका, सेकंड वाला फॉर्मेट क्या है, ध्यान से देखना। सेकंड वाला फॉर्मेट क्या बताया था मैंने, dx by dt, है ना, dx by dt, dx by dt प्लस a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये वाला x वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल्स टू b। ओके, बहुत अच्छी बात है सर, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर जो a और b टर्म है, जो यहां पर a और b टर्म है वो क्या है, फंक्शन ऑफ t है, एंड a, ठीक है ना, एंड यहां पर देखो जैसे यहां पर लिखा था ना, एंड p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x, वैसे लिखेंगे एंड a एंड b आर फंक्शन ऑफ t। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। सेम स्टेप यूज करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में अपन जाएंगे, उसके बाद में अपन फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन, e टू द पावर इंटीग्रेशन। यहां पर क्या किया था, नोटिस करो ध्यान से, यहां पर क्या कहता है, ये वाला जो p है वो यहां डाला था, y के साथ में जो मल्टीप्लाइड था p, उसको अपन ने यहां डाला था। वैसे अपन यहां भी क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई कौन है, a, तो यहां पर अपन a डालेंगे। अब देखेंगे a किसका फंक्शन है, a एंड b आर दी फंक्शन ऑफ t, तो इंटीग्रेट करने के बाद a के साथ में आएगा dt, dt आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, dt आ गया, बहुत बढ़िया। अब अपन रखेंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब ये स्टेप नंबर 2 डालेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, यहां पर क्या था, यहां स्टेप नंबर 2 में डिपेंडेंट वेरिएबल y डाला था, क्यों dy था तो यहां y डाला था, यहां है dx तो यहां डालेंगे x, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये डालो ब्रैकेट, इंटीग्रेशन करने के बाद में किन दो फैक्टर को लेंगे, एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, है ना, इनटू क्या लेंगे, b, इनटू लेंगे अपन b, क्योंकि यहां क्या लिया था अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, क्यों लिया था, क्योंकि इक्वल टू क्यू था। यहां पर लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ में क्या, b, क्योंकि इक्वल टू b है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ b लिया क्योंकि इक्वल टू b है। अब ये कंप्लीट क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फंक्शन ऑफ t आ गया, b भी आपका फंक्शन ऑफ t आ गया, तो इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट करेंगे अपन, dt के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट करेंगे प्लस कांस्टेंट। बस ये चीज सॉल्व करते हैं, आपका ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तीसरा फॉर्मेट देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मेट क्या है, इधर देखिए, dx by dy था, तीसरा फॉर्मेट क्या है, dx by dy है ना, dx by dy प्लस a x इज इक्वल्स टू b। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। a के साथ x क्यों आया, क्योंकि यही चीज यहां मल्टीप्लाई होते हैं, a एंड b आर दी फंक्शन ऑफ y, एंड a एंड b आर दी फंक्शन ऑफ y। मेरे ख्याल से यहां तक आपकी चीज क्लियर हो जाती है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से देखेंगे अपन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा आपका, फिर से अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन, क्या आएगा, x का क्या टर्म में मल्टीप्लाइड, a, तो a आएगा। अब a एंड b आर दी फंक्शन ऑफ y,
ए एंड बी आर दी फंक्शन ऑफ वाई, तो ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा आपका, ए के साथ में होगा आपका dy मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। ओके, क्यों होगा ये dy मल्टीप्लाई, क्योंकि ए एंड बी आर दी फंक्शन ऑफ y, तो ए का अगर फंक्शन y है तो ए के साथ में dy मल्टीप्लाई होगा। स्टेप नंबर अब स्टेप नंबर 2 देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे अपन, डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल अपना x है इस बार, क्योंकि न्यूमरेटर में x है तो यहां भी होगा x मल्टीप्लाई, x ही आएगा यहाँ पर, x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाएंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब तो आप खुद ही समझ गए होंगे क्या आएगा यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, b मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ होगा आपका b मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वल टू b है। पर इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाला जो b है वो फंक्शन किसका है, y का फंक्शन है ना, तो यहां पर क्या होगा, ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, dy के रेस्पेक्ट में होगा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये कंप्लीट आपको इंटीग्रेशन करना है प्लस कांस्टेंट। तो ये स्टेप नंबर 2 होते हैं, आपका ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व हो जाता है। अब किसी भी फॉर्मेट दे दो यार, अब किसी भी फॉर्मेट में दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल एक और कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दो यार, अब कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, अब अपने कुछ भी दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया dp बाई dq, मान लो ये दे दिया dp बाई dq है ना, dp बाई dq, इधर p है डिपेंडेंट वेरिएबल, q है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dp बाई dq प्लस, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या हो जाएगा, dp बाई dq, दो का टर्म कौन से ले लिया अपन, pq है ना, a b अपन ले ही लेते हैं, ले लिया था अपन ने, आप कुछ अलग लेते हैं ना, क्योंकि dp बाई dq उधर आ गया, p और q तो नहीं ले सकते, तो एक काम करते हैं अपन, इस बार ले लेते हैं c और d ले लेते हैं, है ना, तो यहां पर रखो c, अब c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, यहां पर होगा p मल्टीप्लाई, है ना, c के साथ क्या हो जाएगा, ये वाला जो p है यहां मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू d। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। ये अपन ही मान लो ऐसी टाइप की, गेट एग्जाम है भाई, मान लो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, अब आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार साला p और q तो डिफरेंशियल फॉर्म में दे दिया, हमको तो सीखा था p और q आर द फंक्शन ऑफ x होते हैं फर्स्ट वाले फॉर्मेट में, बट लोड लेने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मेट दे गया, क्या फर्क पड़ता है, यहां पर dp तो यहां t है, c एंड d आर द फंक्शन ऑफ q, c एंड d आर द फंक्शन ऑफ q हो जाएंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं एंड c एंड d आर दी फंक्शन ऑफ q। ठीक है, q के फंक्शन बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे देखेंगे, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जो होगा e की पावर इंटीग्रेशन c है, c इज अ फंक्शन ऑफ q, dq हो गया, है ना। अब स्टेप नंबर 2, ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 हो जाएगा आपका क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल है p, तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू किसके, इक्वल टू डी के है, एंड सी एंड डी आर दी फंक्शन ऑफ क्यू है, तो इक्वल टू डी के है, ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, डी क्यू के रेस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन गेट के एग्जांपल्स करते हैं और चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तब तक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही है मोटा मोटा कंसेप्ट, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं करना। अब आपको इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और ये सारे अपने सॉल्व हो जाता है। अब आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन, ओ माय गॉड इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाते हैं। जो इंटीग्रेशन अपन कैलकुलस में कवर करते हैं, ये तो टॉपिक वाला लेक्चर है जहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है जो गेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, इफ k इज अ कांस्टेंट, यहां पर k बोल दिया, इफ k इज अ कांस्टेंट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है विल बी इन द फॉर्म ऑफ, ये चार ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है। अब आपका काम है, अब आपका काम है कि इस, अब dy बाई dx से मतलब कौन सा वाला फॉर्मेट है, फर्स्ट वाला फॉर्मेट है। फर्स्ट वाला फॉर्मेट क्या था सर, फर्स्ट वाला फॉर्मेट क्या था, ये रहा आपका, क्या इसी फॉर्मेट में dy बाई dx के डिफरेंशियल इक्वेशन, पर आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन, है ना, इसको कन्वर्ट करना है ना। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखो dy बाई dx माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, पहले ऐसे लिख दो, dy बाई dx माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया।
इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये देखो आगे बढ़ूंगा तो इसको देखूंगा dy बाई dx प्लस प्लस -1/x प्लस -1/x इंटू y इज इक्वल्स टू 1 हो गया। dy बाई dx प्लस py, देखो dy बाई dx क्या y का टर्म, यही y का टर्म है, ये अपना p हो गया और ये अपना q हो गया। यहीं से अपन देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। इधर p क्या हो गया, p इज इक्वल्स टू हो गया -1/x क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x हो गया, एंड q इज इक्वल्स टू 1। अब बोलेंगे सर आपने तो बोला था p और q आर दी फंक्शन ऑफ x होता है, ये तो 1 है। कोई बात नहीं, फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट, अरे भाई साहब ये 1 को अपन x की पावर 0 भी तो 1 ही होता है, x की पावर 0 भी तो 1 ही होता है, तो भाई कांस्टेंट भी अपन लिख सकते, कांस्टेंट एंड फंक्शन हर चीज में लिख दो। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है कि सर आपने तो फंक्शन ऑफ x बोला था, ये तो कांस्टेंट निकल गया, कोई बात नहीं, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट लिख दो, और कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तीनों में लिख दो, कांस्टेंट भी हो सकता है ना, फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट a एंड b या फंक्शन ऑफ t, और कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर भी लिख दो थर्ड वाले में फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पर भी लिख दो एग्जांपल के तौर पे फंक्शन ऑफ q और फंक्शन ऑफ q और कांस्टेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन ये रहा अपना, ये अपन ने p और q देख लिया। स्टेप नंबर 1 सॉल्व करेंगे, स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे। तो यहां पर स्टेप नंबर 1 देखिए, अब स्टेप नंबर 1 अपन देखेंगे, ध्यान से बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप नंबर 1 देखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, यही तो बताया था, बिल्कुल सही बात है सर, यही बताया था आपने। तो स्टेप नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर, p क्या है, p सर -1/x है, तो यहां पर लिख देंगे अपन इंटीग्रेशन -1/x इंटू dx, बिल्कुल सही बात है ना। आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन -dx/x लिख सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी, -dx/x। अब इंटीग्रेशन -dx/x क्या होता है, साइड में आपको फॉर्मूला बता देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, dx/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका ln x, dx/x का इंटीग्रेशन होता है आपका ln x, या फिर अपन कह सकते हैं ln x क्या होता है, एंड जो ln x होता है वो आपका होता है log x टू दी बेस e, जो ln x होता है वो होता है आपका log x टू दी बेस e, ओके। इसी चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है लॉगरिथम, तो जाके आप चेकआउट करना, है ना, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट करके पूरा लेक्चर मैंने, सिर्फ लॉग पे एप्टीट्यूड का भी लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, जाके आप चेकआउट करना। तो लॉग से रिलेटेड अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एनीवे, तो ये दोनों फॉर्मूला अपन यहाँ यूज करेंगे, ओके, बहुत बढ़िया। और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज भी लगेगी, पर अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर है माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस बाहर निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस बाहर निकाल दो। माइनस बाहर निकाला तो क्या हो गया, dx/x का इंटीग्रेशन, और dx/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस ln x। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार। अब यहां पर कुछ लॉ की प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, अब यहां पर कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज देखते हैं। लॉ की प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि a है ना, a ln b, a ln b को क्या लिख सकते हैं अपन, b इधर चल जाएगा और a उधर चल जाता है, b नीचे आ जाएगा, b की पावर ln a, ऐसा अपन लिख सकते हैं। लॉ की प्रॉपर्टी है, a की पावर ln b को अपन लिख सकते हैं, b इधर आ जाता है, a फुदक के इधर चल जाता है, इज इक्वल टू b की पावर ln a, ओके, ये लिख दिया अपन ने, बहुत बढ़िया। एक तो ये चीज हो गई, है ना। उसके बाद में एक और प्रॉपर्टी है ln की, क्या, एक और प्रॉपर्टी है ln की, क्या, ध्यान से देखना। एक और प्रॉपर्टी क्या है ln की, कि भाई a इंटू ln b जो होता है, a इंटू ln b जो होता है, a इंटू ln b जो होता है उसको अपन लिख सकते हैं ln b टू दी पावर a, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है लॉग की, कि भैया जो मल्टीप्लाइड होता है, जैसे a इंटू ln b, तो a फुदक के b के ऊपर चल जाएगा, तो b की पावर a हो गया। क्योंकि इस वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं तो आपको लॉग की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा नहीं,
थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर अपन ने देखा तो ये हो जाएगी एक और प्रॉपर्टी, ये हो जाएगी अपनी एक और प्रॉपर्टी लॉग की। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखो, क्या ln x के साथ -1 मल्टीप्लाइड है, माइनस का मतलब -1 मल्टीप्लाइड है। अब ये -1 मल्टीप्लाइड है तो ये हो जाएगा इक्वल टू e टू दी पावर, क्या -1 x की पावर बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या -1 x की पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ln x टू दी पावर -1। बात तो सही है सर, क्या -1 ऊपर पावर बन गया। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्या e को ऊपर लेके चल जाऊं, x की पावर -1 को नीचे ले आऊं, हाँ सर ले आओ, ये हो जाएगा x की पावर -1 की पावर ln e, है ना भाई। अरे x की पावर -1 नीचे आ गया, e ऊपर चला गया, तो ये ln e हो गया। एक और प्रॉपर्टी लॉग की, एक और प्रॉपर्टी लॉग की, सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ध्यान देखो। ln e क्या होता है, ln e की वैल्यू होती है 1, ln e की वैल्यू होती है 1, वेरी वेरी एंड वेरी गुड। ये होती है ln e की वैल्यू होती है हमेशा 1, क्योंकि भाई लॉग में आप जाओगे पढ़ोगे तो ln e की वैल्यू 1 क्यों होती है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। ln e क्या होता है, लॉग, ln e क्या होता है आपका, देखो ना, ln x क्या होता है, log x टू दी बेस e, तो ln e क्या हो जाएगा, log e टू दी बेस e। अगर आपका यहां पर जो इसका यहां पर e है, यहां पर e है, अगर दोनों जगह e होता है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर दोनों log a टू दी बेस a1, log b टू दी बेस b1, log c टू दी बेस c1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, log e टू दी बेस e1, इसलिए ln e की वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि log e टू दी बेस e को अपन ln e लिख सकते हैं यहां वाली प्रॉपर्टी से, बस ln e आपका 1 हो गया। अब ln e मेरा 1 है, तो फाइनली जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो कितना आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ln e मेरा 1 होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया मेरा x टू दी पावर -1। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो यहां से फाइनली मेरे को जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है वो कितना मिला है, x की पावर -1 क्या होता है, 1/x, क्योंकि यहीं पर भी तो अपन ने यही करा यार, x की पावर -1 क्या होता है, 1/x। बस इसको डाल दो डब्बे में, इसको डाल दो डब्बे में। स्टेप नंबर 1 आपका खत्म हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर मैंने निकाल दिया। स्टेप नंबर 2 देखेंगे, देख लो ध्यान से देख लो। अब स्टेप नंबर 2 अपन देखेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे अपन, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपन पुट करेंगे स्टेप नंबर 2 में। अब यहां पर अपन स्टेप नंबर 2 देखेंगे, स्टेप नंबर 2, ये रहा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या बताया था मैंने, y के साथ में मल्टीप्लाई, y क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर y है, यहां पर y है तो यहां पर भी आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अंदर क्या आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है, साथ में होता है सर q मल्टीप्लाइड। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q दोनों किसके फंक्शन है, देखो ध्यान से, q इज अ फंक्शन ऑफ 1, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन ऑफ x ही बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर आएगा dx प्लस कांस्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया था मेरा 1/x आया था, अभी कैलकुलेट किया था, ये देखिए, ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x, ये तो हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q की वैल्यू कितनी है 1 dx प्लस कांस्टेंट। बात तो सही है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पे क्या हो जाएगा, ये y इंटू 1/x को क्या लिख सकते हैं, y/x लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, और यहां पर जो c कांस्टेंट है ना, इस क्वेश्चन में एक चीज, हाँ यहां पर k को कांस्टेंट बोला है, यहां पर इस c को k को कांस्टेंट बोला गया, तो इस एक काम करो, इस c की जगह k लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है भैया, हम c नहीं लेंगे, हम तो k लेंगे, तुम k ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, तुम k ले लो, छोड़ो, एक काम करो इसको c लो, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको सिखाएंगे। अब यहां c ले लिया, अब यहां पर c नहीं लिखूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, ln k, क्योंकि कांस्टेंट को आप कैसा भी बना सकते हो, इंटीग्रेशन में ये चीज पढ़ाई जाती है आपको कि कांस्टेंट को आप कुछ भी बना सकते हो, यार ये भी कांस्टेंट था, ln k भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप बना सकते हो। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे बना सकते हैं, उसके लिए थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सब कुछ बताया जाता है, बट कोई बात नहीं, आप अपने दिमाग में ये रखो कि इस कांस्टेंट को मैं कुछ भी बना सकता हूँ, c को मैं ln k बना सकता हूँ, e की पावर k बना सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी, क्योंकि हमें नहीं पता ना ये c कौन सा कांस्टेंट है, तो आप अज्यूम कुछ भी कर लो, समझ में आ रही बात, आप इस c को कोई भी कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हो, नो मैटर व्हाट, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आपने इसको ln k बना दिया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू 1 1 हो जाता है, dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स प्लस ln के, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताया था, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, आगे डाल दो, यहां पर हो जाएगा ये y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ln x प्लस ln की। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। अब यहां पर लॉग की एक और प्रॉपर्टी आएगी, अब यहां पर लॉग की एक और प्रॉपर्टी आएगी कि ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a प्लस ln b होता है ln ab, ln a प्लस ln b क्या होता है, ln ab। अगर दो लॉग नहीं है ना, दो लॉग या दो ln आपस में एडिशन है तो उनका जो ऊपर जो आता है ये a और b वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a इंटू b। क्लियर बात। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी मैं आगे बढ़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस ln k, तो ये हो जाएगा ln kx, ये हो जाएगा ln kx। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। अब ध्यान से देखो आगे अपना आंसर ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में यही क्या, नहीं सर ऑप्शन में तो अभी तक कुछ नहीं आया, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑप्शन देखो खुद ही आंसर बताओ, ऑप्शन देखो खुद ही आंसर बताओ। यार ये तो क्या y के नीचे x नहीं है तो क्या करो, एक काम करो यार, x को सर मल्टीप्लाई कर दो, x को आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर राइट साइड में कर देते हैं, ये हो जाएगा इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x इंटू ln kx, ये हो जाएगा x इंटू ln ऑफ kx। ठीक है, मैच करते कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये वाला, ये y इज इक्वल टू x इंटू ln kx, ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होके ये वाला टर्म आएगा y इज इक्वल टू x ln kx। देखो ऑप्शन ए y इज इक्वल टू x ln kx, बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन ए मेरा आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बाकी नहीं है, बाकी बी सी डी नहीं है, ऑप्शन ए से मेरा आंसर मैच करा है। मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर है। तो इस टाइप से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से सॉल्व होते हैं। आई होप कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा और उस क्वेश्चन का एप्लीकेशन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, कंसेप्ट क्लियरिटी और अच्छे से आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया भाई साहब, ध्यान से देखने की कोशिश करो। कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बिलो द वैल्यू ऑफ y एट x। बहुत बढ़िया, बोलता है कि y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू ln2 आपको निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ y निकालनी है एट x इज इक्वल टू ln2। बहुत बढ़िया। आगे क्या बोल रहा है, राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल तक आपको आंसर को लिखना है। ओके, ये भी गेट का सवाल है। इक्वेशन क्या दे रखी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, और एक कंडीशन भी दे रखी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन क्या काम आती है, ये कंडीशन बेटा कांस्टेंट निकालने काम आती है, जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे ना कांस्टेंट, ये k जो कांस्टेंट आपने देखा था, ये c जो कांस्टेंट आपने देखा था, ये जो कंडीशन आपको दी जाती है इससे आप कांस्टेंट निकालते हो। अब इस क्वेश्चन में अपन ये देखेंगे कि कांस्टेंट कैसे निकलता है ना। अब ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको पर्टिकुलरली y की वैल्यू पूछी है एट x इज इक्वल टू ln2। उसके लिए क्या पता होना चाहिए, y इन अ फंक्शन ऑफ x पता होना चाहिए। y इन अ फंक्शन ऑफ x आपको पता पड़ गया, उस x की जगह आप रखोगे ln2 तो आपको उस y की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आगे बढ़ो। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, लिखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। क्या मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, क्या माइनस वाई को इधर ला सकता हूं, हाथ से ला सकते हो, तो इसको लिख दो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। मैं सर ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको माइनस वाई को उछाल के इधर लिया है। अब इसको पी और क्यू की फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। y के साथ कौन है, y के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, सर y के साथ है 1 मल्टीप्लाइड, y के साथ है 1 मल्टीप्लाइड, हो गया p और q। यहां पर आप देखोगे तो p की वैल्यू कितनी है, इधर आपकी p की वैल्यू है 1 और इधर आपकी q की वैल्यू है 2x। बात समझ में आ गई। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू 1 हो गई, q की वैल्यू 2x हो गई।
स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में अपन क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन में अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p, और p एंड q आर दी फंक्शन ऑफ x ओनली। होना भी चाहिए सर, p एंड q आर दी फंक्शन ऑफ x, बात तो सही है। यहाँ पर dx आ जाएगा। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है 1, p कितना है 1 इंटू dx, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर dx। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज भी बता देते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, अपन ये सोच के चल रहे हैं कि आपने जिंदगी में कभी इंटीग्रेशन देखा नहीं है, आपने कभी जिंदगी में लॉग देखा नहीं है, तो मैं उनके आपको फॉर्मूले बताता रहता हूं। बाकी ये चीज इसलिए कहते हैं ना बेटा, कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया, इवन प्रोबेबिलिटी हो गया, सब में इंटीग्रेशन का यूज है। और इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं कैलकुलस में, इसलिए कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। चलो एनीवे, इसको भी अभी देख लेते हैं अपन। तो इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन डीएक्स होता है आपका x, सिंपल। इंटीग्रेशन डीएक्स की वैल्यू आपकी x होती है, बस याद रखो। अब इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन डीएक्स क्या हो गया, आपका x हो गया। तो यहां पर आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो कितना आया, e टू दी पावर x, बात खत्म। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, इससे ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना। स्टेप नंबर 2 देखते हैं, स्टेप नंबर 2 देखते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, तो यहां आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आगे आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और दोनों किसके फंक्शन ऑफ x है, तो dx आएगा प्लस c लिख दोगे। अब यहां पर अपन पुट करेंगे y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर x, बहुत बढ़िया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर x, और q कितना आपका, q है आपका 2x, तो यहां मल्टीप्लाई होगा 2x, है ना, यहां मल्टीप्लाई हुआ 2x, साथ में आया dx प्लस कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर अपन आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या, किसको सॉल्व करेंगे, y इंटू ई की पावर x इज इक्वल्स टू, ये जो 2 होता है ना बेटा, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो इस इंटीग्रेशन के बाहर अपने को 2 को रखा। अब आप ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस बता रहा हूं, ये सारी चीजें इंटीग्रेशन बताया जाता है, एज अ प्रॉपर्टी आपको बताया जाता है। आप अपने दिमाग में रखो कि भैया 2, सर ने बोला कि कांस्टेंट बाहर आता है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आता है, बात खत्म। तो अंदर क्या बचा, x और e की पावर x, क्योंकि इंटीग्रेशन जब अपन dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट का क्या काम, जब अपन इंटीग्रेशन ही x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो भाई साहब कांस्टेंट का कोई काम नहीं है। तो यहां पर क्या करा, कांस्टेंट को अपन ने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, x इंटू ई की पावर x, अंदर बचा x e की पावर x dx प्लस कांस्टेंट। और जैसा कि इंटीग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला आपको सिखाता हूं, याद रखो, आइलेट रूल लगाएंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ आइलेट रूल लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं, आइलेट रूल से ही प्रूव करता हूं मैं ये काम। तो देखो फॉर्मूला देख लो भाई, फॉर्मूले क्या होता है, फॉर्मूले क्या होता है, कभी भी ऐसा टर्म आ जाए यार x की पावर n e की पावर x, या एक काम करो x की पावर n नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं x क्यूब करता हूं, x क्यूब e की पावर x dx, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, e की पावर x को बाहर रखो, ब्रैकेट में क्या करो, x क्यूब रखो, x क्यूब, फिर करो नेगेटिव, नेगेटिव करके x क्यूब पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, यहां रखो 3x स्क्वायर, फिर करो प्लस, फिर करो प्लस, फिर करो प्लस। अब प्लस करके 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6x, तो आएगा प्लस 6x, फिर करो माइनस, अब माइनस 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6 होता है, बस खत्म। जब तक कांस्टेंट नहीं आता तब तक आपको रुकना नहीं है, खत्म हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही काम, e की पावर x को बाहर रखो, अंदर डालो x स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर डाला, नेगेटिव में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, फिर करो पॉजिटिव, पॉजिटिव 2x का डिफरेंशिएशन होता है
2, बात खत्म, कांस्टेंट आ गया। सेम गोज विथ x e की पावर x, तो x इंटू e की पावर x का अपन इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x को बाहर रखो, ब्रैकेट में क्या आएगा, सबसे पहले x आएगा, x लगा दिया, नेगेटिव। अब x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1, खत्म। तो इस टाइप से आपके ये वाले इंटीग्रेशन होते हैं। कभी भी आ जाता है, बहुत पूछता है गेट, हवा में नहीं है गेट, इस टाइप के इंटीग्रेशन बहुत पूछता है। तो याद रखो, कभी भी ऐसे इंटीग्रेशन आ जाते हैं तो इंटीग्रेशन करके आइलेट रूल मत लगाओ, ये छोटा सा फॉर्मेट लगा दो भैया। पहले टर्म डाल दिया, फिर नेगेटिव करके डिफरेंशिएट उसका डिफरेंशिएशन, फिर पॉजिटिव करके इसका डिफरेंशिएशन, फिर नेगेटिव करके इसका डिफरेंशिएशन। अगर मान लो ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डाला, नेगेटिव करके एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, पॉजिटिव करके 2x का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से आप जब तक कांस्टेंट नहीं आता तब तक आप डिफरेंशियल फॉर्म लिखते रहो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूं, जो जो मैं यहाँ इंटीग्रेशन बता रहा हूं, ये टॉपिक बताने का मतलब यही था कि जो जो मैं इंटीग्रेशन आपको बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, इसके बाद इंटीग्रेशन गेट पूछता भी नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, लीनियर डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अंदर। तो चलो यहां पर ये सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, इधर देखेंगे y इंटू ई की पावर x इज इक्वल्स टू 2, है ना, ब्रैकेट लगा दो। अब e की पावर x को बाहर रखो, अंदर कितना हो गया, x माइनस 1, अभी तो करा था, ये रहा, यही इंटीग्रेशन है, प्लस कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। e की पावर x इज इक्वल्स टू 2e की पावर x इंटू x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट अपने को निकाला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, गिवन कंडीशन की मदद से कांस्टेंट निकाला जाता है, गिवन कंडीशंस की मदद से कांस्टेंट निकाला जाता है। कांस्टेंट गिवन कंडीशन क्या देखिए, y ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब सर ये y ऑफ 0 इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। y ऑफ 0 इक्वल टू 1 का मतलब जब आपकी x की वैल्यू 0 थी ना, y ऑफ 0 का मतलब जब आपकी x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू 1 थी, तब आपकी y की वैल्यू 1 होती, ये कंडीशन है। अब x 0 है तब y 1 है, मतलब x को 0 रखो, y को 1 रखो, आपका c की वैल्यू आ जाएगी। रखते हैं x को 0, y को 1। तो इधर इस केस में मैं रखूंगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। ये रखने के बाद मेरे को c की वैल्यू मिलेगी, तो x को 0 रखो, y को 1 रखो, तो y को 1 रख दिया, x को 0 रखा, e की पावर 0 इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर 0, x को 0 रखा, माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। फर्दर मैंने सॉल्व किया तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 है ना, e की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस सी। 0 माइनस 1 और e की पावर 0 तो 1 होता है, तो 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां पर अपन करेंगे तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस सी, माइनस 2 इधर चल जाएगा, तो यहां पर c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3, ये हो गई आपकी c की वैल्यू 3। इस c को उठा के यहां पुट कर दो, इस c को उठा के यहां पुट कर दो। जैसे ही मैंने यहां पुट करा तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, y e की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3। मेरे ख्याल से यहां तक भी चीजें क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक भी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। पर ये आंसर नहीं है, आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछा, आपको x एट x इज इक्वल टू ln2 पे y की वैल्यू पूछी है। सॉरी, आपको कहां पूछी है, x इज इक्वल टू ln2 पे आपको y की वैल्यू पूछी है। तो आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में x को ln2 रखना और वहां से आपको y निकालना है। करते हैं भाई। अब नाउ पुट x इज इक्वल टू ln2, कोई दिक्कत नहीं, पुट करो y इंटू ई की पावर ln2, x की जगह ln2 रखा, इज इक्वल टू 2 ई की पावर ln2 इंटू x की जगह रखा ln2 माइनस 1 प्लस 3। अब यहां पर आप नोटिस करोगे तो थोड़ा सा, अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो तो y निकल जाएगा, या फिर आप इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करो। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि e ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी, तो 2 ln e है ना, 2 इंटू ln e, 2 की पावर, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर, इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा
फिर क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे, ई ऊपर, तो 2 इंटू 2 की पावर ln e, ठीक है, ओके। अंदर आ जाएगा ln 2 -1 प्लस 3। अब देखो ln e की वैल्यू कितनी होती है, ln e की वैल्यू 1 होती है, पता है ना, y इंटू 2, अरे y के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ, अब 2 के ऊपर 1 ही तो बचा, ln e की वैल्यू क्या होती है, ln e की वैल्यू होती है आपकी 1। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ln e की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 2 के ऊपर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो 2y लिख सकता हूं, है ना भाई, इसको क्या मैं 2y लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2y इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर 1 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 ln 2 -1 प्लस 3। और अब यहां पर 4 इंटू ln 2 -1 प्लस 3, तो इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेटर खोलो भैया, कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर खोलो। सबसे पहले निकालो ln 2, सबसे पहले करो ln 2 -1, नेगेटिव में आया, ln 2 -1 आएगा आपका, कैलकुलेटर खोल के रखना सभी, ln 2 -1 आएगा -0.306, इसको मल्टीप्लाई करा मैंने 4 के साथ में, 4 करा तो -1.227, ये पूरी वैल्यू -1.227 प्लस 3 करो, प्लस 3 करा, प्लस 3 करा तो राइट हैंड साइड कितना है 1.7725, ये आया 1.7725। अब यहां पर मेरे को y निकालना, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मैंने 2 से डिवाइड करा तो यहां पर मेरे को y की वैल्यू आ गई, तो y इज इक्वल्स टू, इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे ना यार, ये लो एक काम करो, ये उठाया 2, इस 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को y इक्वल टू मिल जाएगा, कितना मिला 0.886, 0.8862, ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब आपको क्या बोला, आपको y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल्स टू ln 2, आपको यहां पर y की वैल्यू निकालनी जब x इज इक्वल ln 2 अप टू राउंड ऑफ 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस मतलब 0.886, आगे नहीं लिखेंगे अपन, यहां पर कितना आया था 0.8862, नहीं 3 डेसिमल तक ही अपन लिखेंगे तो 0.886 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 0.886, सिंपल। मेरे ख्याल से चीजें अच्छे से क्लियर हैं, चलते हैं अपन अगले सवाल में, चलते हैं अपन अगले सवाल में। अब अगले सवाल में क्या खास है, नोटिस करो मैंने क्या बताया था, देखो दूसरे तरीके से भी देता है, dx by dt की फॉर्मेट में दे दिया ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप अच्छे से, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप अच्छे से। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt is equal to 10 minus 0.2x with initial condition दे रखी x of 0 is equals to 1। तो पूछा है द रेस्पॉन्स x of t for t is greater than 0 is। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे अपन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है। आ जाइए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे देखो, dx by dt is equals to 10 minus 0.2x, dx by dt is equals to 10 minus 0.2x। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। 0.2x को इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा आपका dx by dt प्लस 0.2x is equals to 10। बात तो सही है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, ध्यान से देखने की कोशिश करना, x इधर है, इधर भी x है, तो 0.2 और 10 आर दी फंक्शन ऑफ t या फिर कांस्टेंट, तो यहां पर कांस्टेंट हो गया। तो यहां मैं बोल सकता हूं जो मेरी p की वैल्यू है वो मेरी 0.2 है और जो मेरी q की वैल्यू है वो मेरी है 10। ठीक, p और q आपने निकाल दिया, पर dx by dt में सर आपने p और q लिया था क्या, जो लिया था वही लेते, जो वहां पर लिया था वही लेते। एक काम करते हैं dx by dt देखते हैं, p और q भी ले सकते हो पर आपको जो पढ़ाया वही लेंगे, है ना। dx by dt मैंने क्या लिया था, dx by dt में ax is equals to b, तो a और b लिया था मैंने यार, फंक्शन ऑफ t या फिर कांस्टेंट लिखा है, फंक्शन ऑफ t या फिर कांस्टेंट, तो इसको a और b ही बोलते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्लियर है तो p और q लो, a और b लो, s और t लो, क्या फर्क पड़ता है, क्लियरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट में। तो एक काम करते हैं, चलो पहली बार पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए देख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू लिख दो 0.2 एंड b इज इक्वल्स टू लिख दो आप
10, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैथमेटिक्स में चीज ध्यान रखो, हमेशा जब भी पॉइंट पॉइंट के टर्म आते हैं ना, इसको पॉइंट हटाया करो। क्या मैं 0.2 को 1/5 भी लिख सकता हूं? ये लिखने का क्या फायदा है आपको? इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नहीं है, ये आपको xt ही पूछा है। xt इन द सेंस डिपेंडेंट वेरिएबल तो x है, तो x इन द फंक्शन ऑफ t ही आपको पूछा है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा बेटा रिजॉल्व करने की कोशिश किया करो। 0.2 को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? ये देखो यार, ये से हटा, नीचे आया 10, तो ये हो गया 2 5 10, ऐसे आ गया आपका 1/5, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर स्टेप नंबर 1 पे जाऊंगा मैं। स्टेप नंबर 1, अब देखो स्टेप नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखना, आराम से, कुंजुम कुंजुम। देखो इधर देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन। अब यहां पर क्या आएगा? a, मैंने क्या बताया था, a और b आर द फंक्शन ऑफ t और कांस्टेंट। अब ध्यान देखो, तो यहां पर अगर dt तो यहां पर भी dt आता है, वही सेम कॉन्सेप्ट। यहां dt तो यहां dt आएगा, जाके चेक करना, रिवाइज करो, पीछे जाके पन्ना पलटो या पीछे वीडियो को देखो तो आपको और अच्छे से क्लियर है। यहाँ dt था a के साथ में, है ना भाई। क्यों dt था? a और b आर द फंक्शन ऑफ t या कांस्टेंट, पर आता तो यहाँ dt है, आता तो यहाँ dt है। अब क्या करेंगे, इसको a की वैल्यू रखेंगे, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी है? 1/5, तो 1/5 ये हो गई आपकी a की वैल्यू टाइम्स dt। अब मेरी बात सुनो, 1/5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये लिखेंगे e की पावर 1/5 इंटीग्रेशन dt। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था इंटीग्रेशन dx x होता है, थोड़ी देर पहले बताया था ना, इंटीग्रेशन dx x होता है तो इंटीग्रेशन dt t हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx x होता है तो इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा? t। तो ये इंटीग्रेशन dt कितना हो जाएगा आपका? t हो जाएगा, बस खत्म। ये इंटीग्रेशन आप यूज करोगे। अब इंटीग्रेशन dx x होता है, इंटीग्रेशन dt t होता है, इंटीग्रेशन dy y होता है, इंटीग्रेशन dp p होता है, इंटीग्रेशन dq q होता है। बस सिंपल, इतना से ही लोड लेना है। अब यहां चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर, इंटीग्रेशन dt t होता है तो e टू द पावर t अपॉन 5, बस खत्म। e की पावर क्या आया? e की पावर t अपॉन 5 आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x है, तो x के साथ में आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू, x के साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू इक्वल टू कितना है? b के, b मल्टीप्लाई होता है b के, ये गया, और साथ में होगा विद रिस्पेक्ट टू t था यार, तो साथ में dt प्लस कांस्टेंट। ये वाला फॉर्मूला अपन यहां पर लगाएंगे। अब यहां पर देखेंगे x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? e टू द पावर t/5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? e टू द पावर t/5 इनटू क्या है? b, और b कितना है आपका? 10। b कितना है आपका? 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको करो dt के साथ इंटीग्रेशन, प्लस हो जाएगा कांस्टेंट। बात तो सही है सर, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हो, x इंटू ई टू द पावर t/5 इज इक्वल टू 10 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर t/5 dt प्लस कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन e टू द पावर dt क्या होगा? ध्यान से देखना, एक और है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx क्या होता है? इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx क्या होता है? e टू द पावर ax, e टू द पावर ax अपॉन a, ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx। अब यार x के साथ में dx आ गया तो क्या प्रॉब्लम है? यही इंटीग्रेशन अगर e टू द पावर a टाइम्स t dt होता तो आप लोग डर जाते हो। डरने की क्या जरूरत है यार, जब x के साथ में dx है तो t के साथ में dt हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर at
अपॉन ए, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, वेयर ए इज अ कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इंटीग्रेशन e टू दी पावर t बाई 5 है, तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/5 इंटू टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बात तो सही है सर, ऐसा आप लिख सकते हो dt। तो इसी को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू e टू दी पावर a कितना 1/5, तो 1/5 इंटू टी अपॉन 1/5। बात तो सही है, बस खत्म, इतना सही है। ये रहा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं अपन, इसका इंटीग्रेशन ये रहा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा आगे, x e टू दी पावर t बाई 5 इज इक्वल टू 10 इंटू e टू दी पावर t बाई 5 अपॉन 1/5 है ना, प्लस कांस्टेंट। अब ये 1/5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे x इंटू ई टू दी पावर t बाई 5 इज इक्वल टू 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू 5 कितना होता है आपका 50 e टू दी पावर t बाई 5 प्लस हो गया कांस्टेंट। बात तो सही है, अरे 5 ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 5 कितना होता है 50 होता है। ये आ गया आपका फाइनल। पर सर कांस्टेंट है, कंडीशन तो दे रखी है ना, कंडीशन कितनी दे रखी है, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब इस कंडीशन को देखने की जरूरत है, नजरिया बदलो, थोड़ा सा नजरिया बदलो, जो करते आ रहे वैसे ही सॉल्व हो रहा है। देखो ध्यान से, इधर कितना हो जाएगा, जब t की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू आपकी 1 है। सेम चीज अपन ने करी थी, सेम चीज अपन ने करी थी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 था, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 था। मतलब यहां पर क्या है, ये देखो x ऑफ t है ना, x इज अ फंक्शन ऑफ t ही निकाल रहे हैं, तो ये जो अंदर वाला टर्म है वो t है। जब t 0 है तब x की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि यहां पर जो दे रखा है वो dx बाई dt दे रखा है। तो x ऑफ t, x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, t इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ही वैल्यू होती है। जैसे वहां पर था ना dy बाई dx, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 था, तो dy बाई dx का फॉर्मेट था, तो अंदर जो y ऑफ 0 था वो अंदर किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। ऐसे यहां पर कितना हो जाएगा dx बाई dt है। अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है आपका x इज अ फंक्शन ऑफ t है, तो अंदर वाला टर्म जो होगा वो t की वैल्यू है, और वहां पर उस t पे क्या है x की वैल्यू 1 है। तो x जब t को 0 और x को 1 रखा तो मेरे पास में कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस इक्वेशन लिखते हैं, x इंटू ई टू दी पावर t बाई 5, x इंटू ई टू दी पावर t बाई 5 इज इक्वल टू 50 e टू दी पावर t बाई 5, 50 e टू दी पावर t बाई 5 प्लस कांस्टेंट। बात क्लियर। अब करते हैं यार, क्या बताया था, कंडीशन क्या थी, t0 x1, कोई दिक्कत नहीं, t0 x1। आगे बढ़ेंगे, अब यहां मैं रखूंगा t इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, तो मेरे को c की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर आगे बढ़ो, t को 0 रखो, x को 1 रखो, 1 इंटू ई टू दी पावर, टी को 0 रखा तो 0/5 0 ही होगा, ई टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 50 ई टू दी पावर 0 प्लस सी। ई टू दी पावर 0 1 होता है, ई टू दी पावर 0 1 होता है, तो यहां पर मैं आगे बढ़ा तो 1 इज इक्वल टू 50 प्लस सी। तो 1 इज इक्वल टू 50 प्लस सी, तो 50 इधर जाएगा तो 1 माइनस 50 कितना होता है, अरे 50 इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो 1 माइनस 50 आपका माइनस 49 होता है, तो सी इज इक्वल टू माइनस 49। अब मेरे पास में c आ चुका है, यहां मेरे पास में c आ चुका है, c इज इक्वल टू माइनस 49। इस c को यहां पुट कर दो, इस c को यहां पुट कर दो, तो x e टू दी पावर t बाई 5 इज इक्वल टू 50 e टू दी पावर t बाई 5 माइनस 49। क्या यहां तक चीजें क्लियर, क्या यहां तक चीजें क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक किसी को डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। देखते हैं यार आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं सर राइट हैंड में सिर्फ t का टर्म है, तो यहां ऐसे तो नहीं मैच हो रहा, थोड़ा रिजॉल्व कर लो। क्या e टू दी पावर t बाई 5 को मैं डिवाइड कर दूं सबसे, हाँ सर, x इज इक्वल टू 50 e टू दी पावर t बाई 5 माइनस 49 डिवाइड कर दो e टू दी पावर t बाई 5 से। मैंने डिवाइड कर दिया है ना, डिवाइड करके मैं एलसीएम लूंगा तो दोनों जगह एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा
50 e टू द पावर t बाई 5 अपॉन e टू द पावर t बाई 5 माइनस 49 अपॉन e टू द पावर t बाई 5। गॉट इट? यहां तक चीजें क्लियर? अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में e टू द पावर t बाई 5 e टू द पावर t बाई 5 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 49 अपॉन e टू द पावर t बाई 5। अब 1 अपॉन e टू द पावर t बाई 5 ऊपर जाके नेगेटिव आ जाएगा पावर में, तो यहां हो जाएगा e टू द पावर माइनस t बाई 5। बात तो सही है सर। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके आते हैं तो जो यहां पर जो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, सिंपल है। अरे वही देख लो ना यार, 1 अपॉन एक्स क्या लिखते हैं, 1 अपॉन एक्स को अपन x टू दी पावर -1 लिखते हैं ना। अरे नीचे जब ऊपर गया तो x के ऊपर पावर -1 हो गया ना +1 से। जैसे फॉर एग्जांपल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो इक्वल टू कितना होता है, x की पावर -2 होता है ना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाता है तो x की पावर -2 आता है। ऐसे ही 1 अपॉन e की पावर t बाई 5 ऊपर गया तो माइनस आ गया ना। वही वाला फंडा अपन ने यहाँ पर यूज किया है। अब ये वाला फंडा अपन ने यूज करा तो ये x का टर्म क्या आ गया, ये वाला टर्म आया, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 49 e टू द पावर माइनस t बाय 5। अब वही पुरानी वाली चीज कर रहे जो पहले करा था। क्या 1 अपॉन 5 को मैं 0.2 लिख सकता हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या करा था, थोड़ी देर पहले इसी 0.2 को 1/5 लिखा था, तो मतलब 1/5 को मैं वापस 0.2 लिख सकता हूं। यहां पर मैं 1/5 को 0.2 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 49 e टू द पावर, एक काम करो 1/5 है ना, इसको यहां रखो और -2 को -t ऐसे कर दो, लिख सकता हूं ना यार। -t मल्टीप्लाई होगा -t/5 होगा, 1/5 क्या होगा 0.2। तो इसको मैं फाइनली ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 49 e टू द पावर 1/5 आपका 0.2 है तो -0.2 t। बात तो सही है, क्योंकि 1/5 0.2 इंटू -1 इज 0.2 इंटू माइनस आ गया, ये हो गया आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर, खत्म। क्योंकि जब ऑप्शन मैंने देखा तो ऑप्शन में इसी फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दिए हुए 50 माइनस 49 e की पावर माइनस 0.2, 50 माइनस 49 e की पावर माइनस 0 पॉइंट है ना, नेगेटिव है, e की पावर माइनस 0.2 t। देखते हैं भैया कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं अपन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। x ऑफ t, x इज इक्वल्स टू 50, स्टार्ट 50 से हो रहा है ना यार, 50 है तो पहला ऑप्शन तो गया, 2 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 50 हो रहा है, 50 माइनस 49 बिल्कुल, 50 माइनस 49 e की पावर माइनस 0.2 बिल्कुल सर यही तो आ रहा है हमारा, क्या इक्वल टू हमारा यही आ रहा है। ये क्यों नहीं है सर, ये भी दोनों सेम ही, नहीं दोनों सेम नहीं है, 50 माइनस 49 e की पावर प्लस 0.2 है, प्लस नहीं है, e की पावर माइनस 0.2 है। अपना जो आया था वो कितना आया था, e की पावर माइनस 0.2, इसलिए ऑप्शन डी तो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको अभी तक बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होगी। एक बार अगर जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो उनकी बेसिक मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, या तो इंटीग्रेशन में दिक्कत है या थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, बाकी कंसेप्चुअली सब चीजें आपको बता दी गई है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझको कि सर अच्छे समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम निकाल देंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, मैं देखूंगा कमेंट, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मजा आ रहा है लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको। एनीवे यहां तक चीजें क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यार, तो आज का लेक्चर अपन ओवर करेंगे इस लास्ट क्वेश्चन से, क्योंकि इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, वही कंफ्यूज करने की कोशिश करिए। देखो dq बाई dt के फॉर्मेट में दे दिया ना तो dx बाई dt है, ना dy बाई dt है, ना dy बाई dx है, ना dx बाई dy है, ये dq बाई dt दे दिया। वाह, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। The solution of the equation dq by dt plus q is equal to 1 where q equal to 0 at t equal to 0 is okay। तो आपको यहां पर इक्वेशन ही पूछी है, ये देखो कंडीशन आपको क्या दी थी, q इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, मतलब ये कांस्टेंट निकालने के लिए कंडीशन दे दी आपको। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए छोटी सी बात है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं भी हुआ तो मैं क्लियर करा देता हूं। सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करना।
क्या दिया, डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे यार, इस बार कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन मैंने ये एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था ना पहले, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। अच्छा, ये मैंने डीपी बाई डी क्यू की फॉर्मेट में बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन कंपेयर करेंगे, इसको अच्छे से कंपेयर करेंगे। मैंने क्या एग्जांपल के तौर पे आपको सिखाया था, अब इधर भी अपन यही चीज यूज करेंगे, डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दिमाग एक बार दौड़ने नहीं लगता कि यार क्या मतलब क्या चीज कैसे अप्लाई हो रही है। लोड मतलब मैं फिर से यही बता रहा हूं, क्यू है साथ में क्यू आना चाहिए बस। तो देखो ध्यान से, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी क्यू बाई डी टी प्लस 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 1। बात तो सही है। अब इधर C और D क्या हो जाएंगे आपके, C इज इक्वल टू हो गया 1 एंड D इज इक्वल टू हो गया 1। किससे कंपेयर करा है सर, ये क्या लिख दिया आप? बेटा मैं इसी से कंपेयर कर रहा हूं, मैंने C और D का फॉर्मेट एग्जांपल लिया है कि भाई साहब डी क्यू बाई डी टी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू डी, है ना। और यहां पर जो स्टेप आप देखना भी चाहते हो तो इसी फॉर्मेट में अपन देखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन c, और यहां पर क्या है डिनोमिनेटर में dt है तो यहां भी आ जाएगा dt। बस बात खत्म, चीजें क्लियर। और स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर q, तो q के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू इक्वल टू किसके, इक्वल टू डी के इनटू डी, और नीचे dt है तो यहां पर भी आएगा dt प्लस कांस्टेंट। हम ये वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था q यहां है तो यहां भी q होना चाहिए, और c और d dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होंगे हमेशा। तो भैया c को dt के रेस्पेक्ट में कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू d भी आपका dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। बस ये वाला फॉर्मेट अपन यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, स्टेप नंबर 1 आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन, c की वैल्यू कितनी है 1, और विद रेस्पेक्ट टू dt है तो विद रेस्पेक्ट टू अपन ने dt कर दिया, बात खत्म। गॉट इट, यहां तक चीजें क्लियर होगी। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर 1 का कोई मोल नहीं होता, e टू द पावर इंटीग्रेशन dt। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंटीग्रेशन dt क्या हो जाता है आपका t ही होता है। तो ये जो फाइनली आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो कितना आया, e टू द पावर t, बात खत्म। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे अपन, ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब यहां पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e की पावर t, तो q इंटू e टू द पावर t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर डालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर t इक्वल टू किससे, d के, इक्वल टू किसके, d के। d कितना है आपका 1 इंटू 1 dt प्लस कांस्टेंट। बात तो क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे तो देखो q e टू द पावर t इज इक्वल टू 1 इंटू e की पावर t होता है तो इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt प्लस कांस्टेंट। गॉट इट। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखना। वैसे तो आपको मैं इंटीग्रेशन बता देता हूं, एक्चुअली में क्या होता है, e की पावर x dx क्या होता है आपका, e की पावर x ही होता है। सेम वही वाली बात यार, x है तो dx कर दिया, अगर यहाँ t हो गया तो dt कर देंगे, e की पावर t dt भी क्या हो जाएगा, e की पावर t ही हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन होता है। मोटी मोटी बात आपको क्लियर हो गई। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, आप वहां से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे सर, आपने बताया था कि इंटीग्रेशन e टू द पावर at dt क्या होता है, e टू द पावर at अपॉन a, यही बताया था सर आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर मेरा a क्या है, इधर आप नोटिस करोगे तो मेरा a क्या है, 1 है ना। इधर आप नोटिस करो मेरा a 1 है, मेरा a 1 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर 1 इंटू t at अपॉन 1 हो गया ना।
तो e की पावर 80 अपॉन a, e की पावर 80 अपॉन a, बात तो वही पड़ गई क्या, यही वाला इंटीग्रेशन आया ना, इज इक्वल्स टू e की पावर t ही तो आया ना, बस तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e की पावर t। तो अपना फाइनली क्या हो गया, जो इक्वल टू आया वो कितना आ गया, q e टू दी पावर t इज इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन आया e टू दी पावर t प्लस कांस्टेंट। ये आपकी इक्वेशन आई है। अब मेरे को c की वैल्यू निकालनी है, अब मेरे को c की वैल्यू यहां पर निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपको कंडीशन क्या दे रखी है, उसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है भैया q को 0 रखो, t को 0 रखो, q को 0 रखो, t को 0 रखो, तो आपको c की वैल्यू मिलेगी, q को 0, t को 0, आपको c की वैल्यू मिलेगी। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या है, q e टू दी पावर t इज इक्वल्स टू e टू दी पावर t, e टू दी पावर t प्लस कांस्टेंट, q को 0 रखा और q को 0 रखा और क्या रखा, q को 0, t को 0, एक बार लिख लेते हैं, q को 0, t को 0, ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां पर अपन करेंगे q को 0 रखा और t को 0 रखा, क्या आएगा, q को 0, t को 0, दोनों को 0 रखना ना, ठीक है, ओके। तो 0 इंटू e टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू e टू दी पावर 0 प्लस c। अब 0 इंटू e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 आपका 1 होता है, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस c। अब 0 इंटू 1 क्या होता है आपका, 0 इंटू 1 0 होता है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस c। अब 1 इधर आ जाएगा तो c की वैल्यू कितनी होगी आपकी, -1। क्या c की वैल्यू मेरी -1 हो चुकी है, बहुत बढ़िया। यही c की वैल्यू अपने को कहां पुट करनी है, यही c की वैल्यू अपने को यहां पुट करनी है, और यहां पुट करते अपने पास में फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, कितनी आई, q e टू दी पावर t इज इक्वल्स टू e टू दी पावर t -1। देखो ये आंसर है क्या, नहीं सर आपके q के साथ में e की पावर t मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, नहीं मल्टीप्लाई हो रहा तो कोई बात नहीं, e की पावर t से डिवाइड कर दो, q इज इक्वल्स टू e टू दी पावर t -1 अपॉन e टू दी पावर t, e टू दी पावर t -1 अपॉन e टू दी पावर t। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है ना भाई। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे मतलब e की पावर t अपॉन e की पावर t -1 अपॉन -1 अपॉन e की पावर t, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से क्या कट गया, ये e की पावर t से e की पावर t कट गया है, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पन्ने में चलते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, q इक्वल टू ध्यान देखना, यही q इक्वल टू, ये दोनों कट गए तो यहां पर आएगा 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर t, यही तो आया, 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर t। एक बार चेकआउट कर लो, एक बार चेकआउट कर लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये कर दिया। अब क्या करेंगे, q इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर -t। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाते हैं तो यहां जो होता है वो माइनस आ जाता है, हाँ या ना, बात खत्म। क्या ये q 1 माइनस ई की पावर -t हो चुका है, इसको अपन ऐसा, ये भी आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज ऑल्सो योर आंसर, दिस इज ऑल्सो योर आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको क्या करते ना, थोड़ा स्टाइल में, स्टैंडर्ड मैनर में, मैथ्स के स्टैंडर्ड मैनर में इसको कैसा लिखा जाता है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, q ऑफ अ फंक्शन ऑफ t, क्योंकि भैया q इज अ फंक्शन ऑफ t ही है, तो q ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर -t, ऐसा भी आप लिख सकते हो। लिख दोगे तो कोई आपको पाप नहीं देगा, दोनों ही आपके आंसर है, दीज बोथ आर दी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ऑप्शन ने इस टाइप का फॉर्मेट दिया था, कोई बड़ी बात नहीं, 1 माइनस ई की पावर -t। देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखो जल्दी देखो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। 1 माइनस ई की पावर -t, नहीं ये तो ई की पावर -t -1 है, गलत, 1 माइनस है, यहां पर दिया है प्लस, ऑप्शन बी भी नहीं है। 1 माइनस ई की पावर t नहीं है भाई, क्या है, 1 माइनस ई की पावर -t है, हटाओ, ऑप्शन सी भी गया,
और ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, ये हो गया ऑप्शन डी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। अच्छे से क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, कंप्लीट है। मतलब इसके ना तो बाहर कुछ आएगा ना इसके पहले का कुछ लोड लेने की जरूरत है। इतना पढ़ लिया, गेट का कोई सा भी क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये वाली चीज है, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये पूरा लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। बाकी फिर से एक बार रिमाइंडर दिला देता हूं, गेट माइनिंग ऑनलाइन लाइव क्लास फॉर 2026 माइनिंग ब्रांच के लिए 27 मार्च से लाइव बैच शुरू हो रहा है। तो जाके आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ्स और एप्टीट्यूड बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। जैसे आपको हर बार इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया जा रहा था, जहां लॉग यूज हो रहा था वो बताया जा रहा था, सब कुछ आपको कैलकुलस में कवर कराया जाता है। उसके बाद भी हर बार आपको ऐसे ही रिविजन करा करा के फॉर्मूले बताए जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे और भी वीडियोस आपको फ्यूचर में ऐसे मिलते रहेंगे। बाय बाय।